प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। सुबह सुबह आपके सामने प्रस्तुत होना बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे काम से कर रहे हैं, अपने ग्रंथों के अध्ययन से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, उनको प्रणाम करके, पितरों को प्रणाम करके और पूरी ऊर्जा के साथ भगवान ने जो कार्य आपको सौंपा है उसको पूरा करने का पूरा जिम्मा उठाया है आपने। मजबूत कंधे को बहुत सारी समस्याएं आती हैं, पर मजबूत कंधा उसको झेल जाता है और सह जाता है। सदैव ही याद रखें, आप अपने दिन की शुरुआत द्वादश भागवतों से, पांचों पांडवों से, चारों भाइयों से, अपने कुल देवता से, अपने पितरों से, अपने माता पिता को प्रणाम करने से, अपने दीक्षा गुरु से जिनसे आपने दीक्षा ली है, अपने गुरु मंत्र से, गायत्री मंत्र से, सूर्य को अर्घ देने से, मंदिर के दर्शन करने से, गाय की सेवा से और सत्य बोलने की प्रेरणा को प्राप्त करने से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। चाहे किसी भी समस्या को, ये बात मैंने भी अपने जीवन में देखा है कि जब कभी मेरे सामने कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए तो चुपचाप अपनी बात को सामान्यतया गीता जी से कहना शुरू किया। पुराणों में आपको कई बार जो है वो पढ़ने में या फिर उसको समझने में आपको जैसे वेदों को समझने के लिए पुराणों की स्थिति बनाई गई, पुराणों की रचना वेदव्यास ने की। पर आपके जीवन में जितनी समस्या आ रही है और आप उससे बिल्कुल ही एकदम विकल हो रहे हैं, तो गीता जी का पाठ शुरू करिए। बड़ा तुरंत तात्क्षणिक फायदा होता है। जिस चीज का प्राप्त करना चाहते हैं और वस्तुतः वो आपके लिए कितनी सही है, क्या वो सच में आपके लिए प्राप्त करने की वस्तु है या आप गलत लक्ष्य बना बैठे हैं, इस तरीके का निर्धारण आपसे गीता जी करवा देती है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम गीता जी का एक बार एक अध्याय का पाठ तो प्रत्येक दिन करना चाहिए। आपके जीवन के सही मार्ग खुल जाते हैं और चाहे कोई भी समस्या हो, वो धीरे 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 अपने अंतिम स्थिति तक पहुंच जाती है। कुछ इसी तरीके से शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये कुंडली मेरे पास आई है जयपुर राजस्थान से। सोचिए, इन्होंने मुझे इस कुंडली के वीडियो विश्लेषण के लिए जो शुल्क भेजा था वो भेजा था 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च खत्म। अप्रैल में हम लोगों का प्रवेश। आज है 3 अप्रैल है, मतलब पूरे इतने दिन बाद का ये वीडियो इनका बना है। मतलब वेटिंग इतनी लंबी है इस वीडियो विश्लेषण का जो आप लोग देख रहे हैं। आइए, इनकी कुंडली के पंचांग में मार्गशीर्ष माह में जन्मे जातक जो होते हैं वो कार्यक्रम पूरा देखिए। इस कार्यक्रम में आपको बहुत सारे सूत्र ज्योतिष के अगर समझने में आ जाएं तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होगी। आसानी से आप इस कुंडली में सूत्र समझ सकते हैं। जैसे इनकी कुंडली में मीन लग्न की कुंडली बनी, मार्गशीर्ष दक्षिणायन में व्यक्ति के आत्मविश्वास की कमजोरी होती है। 6वें भाव को साहस और बल का प्रभाव देखा जाता है। इस भाव के अधिपति सूर्य जाकर के 9वें भाव में बैठे हैं। इसके कारण व्यक्ति को नौकरी में लाभ मिलता है। गुरु की दृष्टि मंगल पे, बुध और शनि के साथ गुरु की दृष्टि 8वें भाव पे व्यक्ति को एजुकेटिव बनाएगी और 8वें भाव के मंगल व्यक्ति के शोषण न हो इसका बल देंगे कि व्यक्ति कम से कम किसी दूसरे के द्वारा उसका लाभ न उठाया जाए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 5वें भाव में केतु बैठे हैं। व्यक्ति को पूर्व जन्म में भी मंत्र जप में बड़ा मन लगता था, बुद्धिमान था, ज्ञानी था, अनुभवी था। इतना ही नहीं, वो कई बार अपने संतति को लेकर के भी उतना प्रेम करने वाला नहीं था कि उससे बिल्कुल ही प्रवृत्ति वाला हो जाए कि नहीं, मुझे मेरी संतति का बड़ा प्रेम है, ऐसा वाला नहीं है। 11वें भाव में शुक्र के साथ राहु का बैठना और 12वें भाव में चंद्र का बैठना व्यक्ति के धन, बल, वीर्य, ऊर्जा और अनुभव का व्यय करवाएगा। और साथ ही साथ 12वें भाव में चंद्रदेव पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति को ऋण से मुक्त करने का काम करेगी। अगर आपकी भी कुंडली में 12वें भाव पे चंद्रदेव बैठे हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का अब विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगर उस पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, जो मीन लग्न की कुंडली के लिए सुख भाव में बैठे हैं लग्नेश होकर के, इस कुंडली में 2 केंद्रों के अधिपति होकर के, ध्यान से समझिएगा, 7वें भाव को जो है वो केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा केंद्राधिपति दोष गुरु को लगता है, उसके बाद शुक्र को लगता है, उसके बाद बुध को लगता है और उसके बाद चंद्रदेव को लगता है।
तो जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं और लग्नेश होकर के पंचमेश चंद्रमा को देख रहे हैं। मतलब पंचम भाव पे शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ी, राहु की और केतु का प्रभाव हो गया, लेकिन पंचमेश 12वें भले गए हैं पर गुरु से दृष्ट हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को संतति के लिए वीर्य नुकसान करना पड़ता है। मैं आप लोगों को आने वाले दिनों में किन किन स्थितियों में ब्रह्मचर्य का टूटना नहीं माना जाता है उस पे कार्यक्रम लाने वाला हूं। मतलब रजस्वला स्त्रियों के साथ कब कब हमें समागम करने पे, हमें अपनी पत्नी के साथ जब कोई ऐसा भाव आता है उस पे एक कार्यक्रम बनाऊंगा। तो यहां मैं इसलिए ये चर्चा कर रहा हूं क्योंकि शुक्र के साथ राहु हैं जो व्यक्ति को वीर्यपात करने वाला, वीर्यहंता बना देते हैं। मतलब हमें ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करना है, ये बात आवश्यक होगी। दूसरा कि पंचमेश और पंचम भाव अगर गुरु से युत हो, गुरु से दृष्ट हो या भाव का अधिपति गुरु से प्रभावित है तो व्यक्ति संतति का मालिक होगा। पर चूंकि पंचम भाव पे केतु का प्रभाव है तो वहां पे कई बार व्यक्ति को धर्म में मन ज्यादा लगता है, लेकिन संतति के लिए उसे दोहरी मेहनत भी करनी पड़ती है। पंचांग के आधार पे इनका जन्म हेमंत ऋतु में होता है। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा पापक नहीं होते, शुभग ही होते हैं। यहां से अब उनका शुभग होना शुरू होता है। मतलब शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, मतलब ये पूरा 7 दिन का जो ये एक पूरा है दिन 7 दिन पूरा, यहाँ पे चंद्रमा व्यक्ति की कुंडली को शुभग्रह बना देते हैं। और यहाँ पे चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। अब जैसे सामान्यतया 2 पापग्रह हो गए, शनि और मंगल। राहु पापग्रह के साथ बैठे तो पापग्रह, केतु पापग्रह के साथ बैठे तो पापग्रह, राहु शुभग्रह के साथ बैठे तो शुभग्रह, राहु पापग्रह के साथ केतु शुभग्रह के साथ बैठे तो मतलब ये जो 2 हैं वस्तुतः राहु केतु भी पापग्रह हैं। केतु जो है वो मंगल के जैसे पापग्रह हैं, राहु जो है वो शनि के जैसे पापग्रह हैं। पर इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो बदलती रहती है। तो कैसे बदलती है? तो अगर उस राहु पे किसी प्रकार से 2 शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या राहु अगर मान लीजिए योग कारक ग्रह के साथ अगर युति बना रहा है या संबंध में योग कारक ग्रह के स्थिति में या भाव में बैठा है तो वो पापक नहीं होगा। या उस पे अगर कहीं से भी 2 शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए राहु यहां बैठे हैं तो शुक्र के संग बैठे हैं, लेकिन मीन लग्न की कुंडली के लिए शुक्र अच्छे नहीं होते, यहां पे राहु पापक होंगे। क्योंकि शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभग्रह होने के बाद पापक भाव के अधिपति होते हैं और मंगल से दृष्ट हैं। उनके ठीक पीछे शनि और बुध, जिसमें शनि ने बुध को दूषित भी किया है। तो बुध चूंकि इस कुंडली के लिए सप्तमेश और चतुर्थेश होते हैं तो दशम भाव को और चतुर्थ और सप्तम भाव को भी दूषित कर रहे हैं, क्योंकि इन भावों के जो स्वामी हैं बुध देव वो शनि के साथ बैठ गए और शुक्र देव जो हैं वो अष्टम के साथ तृतीय के अधिपति हैं, राहु के साथ बैठ गए। तो अब शुक्र की दशा में व्यक्ति के जीवन में महत्वाकांक्षा बढ़ जाएगी। एकादशवां भाव लालच का होता है। अब आप जो है वो बहुत ज्यादा आपकी इच्छा बढ़ेगी तो क्या होगा? शुक्र की दशा में लालच बढ़े। अब किसी भी प्रकार का लालच नहीं बढ़ेगा। लालच कैसा बढ़ेगा? अपने धन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए, अपने भुजाओं के बल के लिए कि मुझे और प्राप्त होना चाहिए, अपने रिसर्च को पूरा करने के लिए, क्लियर है, अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए, तो इस तरीके का। लेकिन नैसर्गिक रूप से शुक्र जो है वो हमारे शरीर में तरल, जैसे पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और जल तत्व, तो 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो इसमें से लार, जो हमारे मुख में लार बनता है वो पृथ्वी तत्व में है। वीर्य वो जो है वो तरल है तो वो पृथ्वी तत्व में आता है। उसके बाद आपके अंदर शरीर का रक्त, आंसू, ये सब जो है वो पृथ्वी तत्व के हैं। तो क्या बात है? तो यहां पे राहु अगर जो है वो जल तत्व के संपर्क में गया है, शुक्र वीर्य होते हैं, जल तत्व के अधिपति होते हैं, जल तत्व के परिचायक होते हैं, सूचक होते हैं। पृथ्वी तत्व में हड्डी आ जाए, है ना, तो ऐसे ही मैं उस पर एक कार्यक्रम कभी अलग बता दूंगा, उसमें फंसूंगा तो फिर विषयांतर हो जाऊंगा। तो राहु जो है वो शुक्र के साथ बैठे हैं और शुक्र कौन है? जल तत्व। मतलब आपके शरीर के अंदर का वीर्य, आपके शरीर के अंदर का रक्त, आपके शरीर के अंदर का लार, आपके शरीर के अंदर का आंसू। तो इन सभी चीजों पे हमें कंट्रोल करना है। मतलब जब जब इस कुंडली में शुक्र की दशा आएगी तो व्यक्ति को इन सभी चीजों में हमें नियंत्रण रखना है।
क्लियर है? भोजन पे, आलस्य पे, प्रमाद पे, अपने आप को घमंडी बनाने पे हमें नियंत्रण रखना होगा। तो क्या बात कही कि राहु और केतु जो हैं उसमें से केतु मंगल के जैसे परिणाम देने वाले बनते हैं, और राहु जो हैं वो शनिवत हैं। वो आलसी बनाएंगे, प्रमादी बनाएंगे, निंदित वस्त्र धारण करने वाला बनाएंगे, गलत मित्रता में जाने वाला बनाएंगे, इस तरीके के कामों को करने वाला बना देते। तो हमें राहु और शुक्र की दशा में इन सभी चीजों पे ध्यान देना। दूसरा, चंद्रदेव पे गुरु की दृष्टि है जो पंचमेश है, तो पंचम भाव और पंचमेश अगर गुरु से दृष्ट हैं तो सावधानी नहीं है। मतलब अब व्यक्ति किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यश्व केंद्रे बृहस्पति, केंद्र में गुरु हैं, केंद्र में बुध है और केंद्र में शनि है। तो शनि तो यहाँ पे बहुत अच्छे नहीं होते क्योंकि 12वें के अधिपति हैं और दशम में बैठे हैं, तो व्यक्ति को मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका मिलता है। अब पंचम भाव के अधिपति पे शनि की भी दृष्टि है, पंचम भाव के अधिपति चंद्रमा पे शनि की तीसरी दृष्टि, और इस भाव के ऊपर मतलब पंचमेश के ऊपर अगर देखें तो गुरु की दृष्टि, तो गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे, शनि की दृष्टि चंद्रमा पे। अब चंद्रदेव जो हैं वो शनि की दृष्टि के कारण व्यक्ति के मन को विकल करेंगे। अपने ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो मन में विकलता होगी, व्यक्ति के जीवन में थोड़े बहुत अनलिमिटेड या अव्यवस्थित होते हुए भी उसको देखा जाएगा, लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। अब वो चूंकि लग्नेश होकर के राजयोग बना रहे हैं, चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, सुख भाव में जा रहे हैं, और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के अधिपति के साथ परिवर्तन राजयोग भी बना है, तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी गुरु की दशा के लिए, बुध की दशा के लिए। अब सामान्यतया यहां समझने की बात होगी कि बुध ने अपनी युति शनि के साथ की है, तो दशम स्थान में शनि दक्षिण दिशा में सामान्य बलवान होते हैं, हालांकि उन्हें पापग्रह माना जाता है, पापग्रह हैं नैसर्गिक रूप से, और दशम स्थान में शनि का प्रभाव खराब नहीं होगा। उस पे गुरु की दृष्टि, शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि, गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि, तो ये जो दोनों का संबंध बनेगा वो व्यक्ति को धर्मज्ञ बनाएगा, वेद वेत्ता बनाएगा, पुराणों को पढ़ने वाला बनाएगा, कानून की जानकारी, आधुनिक शिक्षा, विदेशी भाषाएं, कोडिंग डिकोडिंग, कानून के बाद उसके बाद आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की भाषा जानने वाला, इस तरीके का वो कई जगह की कानून की शिक्षाओं को अर्जित करने वाला और जीवन के साथ न्याय करने वाला बन जाएगा। तो ये कब होगा? गुरु और शनि की दशा में। शनि और गुरु के अंतर प्रत्यंतर महादशा अंतर में इस तरीके का परिणाम, या व्यक्ति अपने करियर को इस तरफ अगर लेके जाना चाहता है, जैसे कंप्यूटर, जैसे आईटी, जैसे सॉफ्टवेयर, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और उसके बाद इस तरीके का काम, कानून, इस तरीके का अगर वो काम करना चाहता है जिसमें कंप्यूटर ज़्यादा बढ़िया, तो मतलब कंप्यूटर पे बैठ करके काम करने वाला, तो इस कुंडली को दिशा दी जा सकती है, कानून की पढ़ाई और कंप्यूटर, ये इस तरीके से। उसके बाद अगर आप चाहें तो सिविल के क्षेत्र में भी, सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया जा सकता है कुंडली को। मतलब पंचम भाव पे गुरु और पंचमेश पे गुरु का प्रभाव व्यक्ति के व्यय को नियंत्रित करेंगे, उसके व्यय को कई बार साधने का काम करेंगे, और इतना ही नहीं 12वें भाव पे चंद्रमा की दृष्टि, अब बुध जो है वो शनि के साथ प्रभावित है। इस अंतर को समझना होगा कि बुध की युति शनि के साथ बैठी है, आंव पड़ जाए पेट में, ऐसा बीमार, ऐसा उस पे गुरु का प्रभाव है और शनि का प्रभाव है, और आगे ठीक राहु और शुक्र बैठे हैं, तो व्यक्ति उल्टी, दस्त, इस तरीके की परेशानियां आती हैं। अजैक पदे नमः, ओम अजैक पदे नमः, इस मंत्र का जप ब्राह्मणों से कम 10,000 बार, या स्वयं भी प्रत्येक दिन कम से कम 1,000 बार, 11 माला, 5 माला, 3 माला, 1 माला प्रत्येक दिन करना चाहिए। इस नक्षत्र के जो स्वामी का प्रभाव है चंद्रमा, और बुध का जो शनि के साथ प्रभाव है, इसका दोष शमन करने के लिए ये काम करना चाहिए। उसके बाद मैंने नक्षत्र वाले सीरीज में बात बताई थी, अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा है, मेरा दूसरा चैनल राशि फल विद नकुल पाराशर है, वहाँ पे मैंने नक्षत्रों की एक सीरीज बनाई है। उसमें बात कही थी कि भृंगराज की जड़ को दाहिनी भुजा में रविवार को बांधने से अपने घर को सुवासित पुष्पों से, धूप, दीप, गंध, पुष्प आदि, गुग्गुल आदि से हमेशा ही सुवासित रखना चाहिए। कपूर की आरती, गुग्गुल से घर को जो है वो सुगंधित रखना, इन सभी चीज़ों से, चावल, हल्दी, नमक, कपूर, घी, इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला करके उसका जो है वो प्रत्येक दिन घर में उसका धुआं करना चाहिए। तो इस तरीके का काम यहाँ पे हो गया। तो बुध और शनि का प्रभाव, राहु और शुक्र का प्रभाव, 12वें भाव पे चंद्रमा और गुरु का प्रभाव,
अब इनकी कुंडली में मैं बुधवार को जन्मे हैं, ये तो बुधवार को जन्मे हैं और बुध इनकी कुंडली के सप्तम और चतुर्थ के अधिपति होकर के पीड़ित हो रहे हैं पर प्रभावित नहीं हो रहे। दशम स्थान पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति के करियर को, नौकरी को, सामाजिक गतिविधियों में स्थिति को, उसके प्रभाव को, समाज में उपस्थित होने के नेचर को बहुत अच्छा बल देगी। गुरु के ऊपर शनि का प्रभाव, शनि के प्रभावों को व्यय से निकालने वाली और व्यक्ति को कोर्ट केस कचहरी में नहीं डालने वाली, किसी भी प्रकार के कोई उलझन में नहीं रखने वाली होगी। इतनी सारी चीजें। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र मैंने बताया, ओम अजैकपदे नमः, ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। इसके जो स्वामी देवता हैं वो अजैकपाद हैं, इस वजह से हमें उनकी आराधना करनी है। वज्र योग, ये व्यक्ति को वज्र की भांति रखता है, नाम के ही आधार पे। बौकरण है, शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति में अब शूद्रता है, मनुष्यता है। तो शूद्र क्या करेगा? गंदा रहेगा, नाखून लंबे, बाल लंबे, दाढ़ी गंदी, दांत गंदे, कपड़े गंदे, तरीका गंदा, व्यवहार गंदा। हमें ये नहीं करना है। शूद्र वर्ण में होने के कारण हमें हमारे भोजन पे, हमारे पद्धति पे, हमारे व्यवहार पे, हमारे व्यवहार कुशल होने पे ध्यान देना होगा। अब मनुष्य गण के हैं तो क्या है? देवगण वालों में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, मद, आमाद, प्रमाद ये सब नहीं रहता, थोड़ा कम रहता है। अब कलयुग का प्रभाव है तो वो तो होगा ही, पर वस्तुतः जब ये मनुष्य गण के हो जाएंगे तो क्या होगा? ईर्ष्या होगा, लोगों से जलेंगे, द्वेष भी है, मद है, मात्सर्य है, प्रमाद है, आलस्य है, कुंठा है, क्रोध है, जलने की स्थिति है, जल रहा है। अब बहुत महत्वाकांक्षी है, उसको पूरा करने के लिए किसी भी टारगेट पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है, इसी में वो लगा है। तो कम से कम इन सभी चीज़ों पे, चलो ये ऑफिस का काम है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें तो ये चीज़ें समझ में आती हैं, पर उनसे इतर जा करके जब वो काम आपका खत्म हो जाए तो ऑफिस का काम आपको अपने घर पे नहीं लाना है। ऑफिस के काम का डिस्कशन और उसके कारण घर का माहौल खराब नहीं करना है। ये कुंडली बहुत अच्छी है, इंजीनियरिंग कर सकती है, मैनेजमेंट कर सकती है, चीज़ों को ज्ञान दे सकती है, लोगों को पढ़ा सकती है, इस तरीके का काम कर सकती है। मंगल की दृष्टि शुक्र पे और मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पे है, मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली में तीसरे भाव पे है। तो मंगल की दृष्टि जो उच्च की पड़ रही है, यहां व्यक्ति को कई जगह से अब जनरेट करने का काम करेगी। अब वो व्यक्ति कई जगह से धन कमाना चाहेगा, थोड़ा लालची ज्यादा होगा, एक्सपेक्टेशन उसका जीवन से ज्यादा बढ़ेगा, अपने लोगों से वो फायदा प्राप्त करेगा, बड़े बूढ़ों से उसका आशीर्वाद उसको मिलता है। और द्वितीय भाव पे मंगल की दृष्टि जो जा रही है तो व्यक्ति को धनाढ्य बनाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल अपने ही भाव को देख रहे हैं और धन के कारक ने द्वितीय भाव के अधिपति को देखा है। तो ये एक विलक्षण कुंडली बन जाएगी। अगर आपकी भी कुंडली में धन भाव के अधिपति पे गुरुदेव की दृष्टि है, धन भाव के अधिपति पे गुरु का प्रभाव है, तो व्यक्ति आरंभ में भले ही थोड़ा धन धीरे धीरे कमाए, देर से कमाए, पर बाद में उसको अगर वो पकड़ करके रखता है तो एक अच्छी खासी संपत्ति वो इकट्ठा करता है। यहां एक सिद्धांत लागू होगा दारिद्र दोष का। द्वितीय भाव के अधिपति के साथ नवम भाव के अधिपति हैं, ध्यान से समझिए। द्वितीय भाव के अधिपति के साथ नवम भाव के अधिपति मंगलदेव मीन लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश के परम मित्र होकर के भाग्य भाव के और धन भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव में बैठने से भाग्य भंग और दारिद्र दोष लगेगा। अब इस अवस्था में व्यक्ति को मंगल की स्थिति जब कमजोर हो जाएगी, तुला के मंगल अच्छे नहीं होते, तो भाग्य भंग योग लग गया। और यहां पे कौन बैठ गया? भाग्य भाव में एक ऐसा ग्रह बैठ गया जो प्रतियोगिता भाव का अधिपति है, ऊपर से केतु की दृष्टि हो गई। इस भाव का अधिपति केतु गुरु, इस भाव के जो कारक हैं वो शत्रु के घर में परिवर्तन करके परिणाम देंगे। मतलब एक ही बार आपको जो काम मिलना चाहिए, जो भाग्य का सुख मिलना चाहिए, जो एक आराम का जीवन मिलना चाहिए, जो आप कहते हैं ना कि मुझे मेरे भाग्य का सुख मिल गया, तो वो एक ही बार में नहीं मिला। आप उतने भाग्यशाली नहीं हैं धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में, दान के मामले में, इन सभी मामलों में ये कुंडली आगे है। देना भी है, लेना भी है। पर जब हमारा काम रुकता है तो वो क्यों रुकता है? क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति भाग्य भंग योग लगा रहे हैं। अब दूसरी बात है कि क्या ये सच में भाग्य भंग योग हो गया? तो नहीं, क्योंकि गुरु की दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं। मतलब हमें अपने फैसले पे, अपने निर्णयों पे डट करके रहना है, और जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं वो 100% होगा, क्योंकि एकादशवें भाव में शुक्र बैठे हैं। कुंडली ना बहुत सारी चीजों को एक साथ दिमाग में रख करके बनाई जाती हैं। तो शुक्र के साथ राहु मतलब इच्छा की पूर्ति करवाएंगे, पूछ पूछ करके इच्छा की पूर्ति कराएंगे। आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, बहुत ध्यान से समझिएगा। और कुंडली का जो अध्ययन होता है इस तरीके से,
मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आजकल आप लोगों को YouTube पे ऐसे बहुत सारे ज्योतिषी मिलेंगे जो राशिफल बनाते हैं, जो सिर्फ राशिफल बनाते हैं। उसमें होती है मेहनत कम, उसमें होती है मेहनत कम, पर कुंडली विश्लेषण में आज तक भगवान की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं गया है। मतलब मैंने करीब बहुत सारे 3,000-3,500 कार्यक्रम में से ज़्यादातर तो मेरे कुंडली विश्लेषण के ही कार्यक्रम हैं, पर आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि पंडित जी आपने जो बात कार्यक्रम में कही है वो मेरे ऊपर घटित नहीं हो रहा है, या फिर मेरे साथ वैसा नहीं हो रहा है, या फिर ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा है बड़ी मेरे ऊपर कि मुझ जैसे जिसको कि कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, वो कम से कम इस योग्य है कि वो किसी की कुंडली पे कुछ बोल रहा है। इस वजह से कुंडली विश्लेषण करने से लोग डरते हैं। हिम्मत बड़ी 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 जो है ये बड़ी हिम्मत का काम होता है। आसानी से आप किसी की कुंडली पे नहीं बोल सकते। कई लोग देखते हैं और कई लोग उस पर आरोप भी कर सकते हैं, पर भगवान की बड़ी कृपा रही, उनकी दया मुझ पे कि आज तक ऐसा उन्होंने मेरे साथ नहीं किया। तो क्या बात कही, हम कहाँ थे यहाँ पे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वस्तुतः मैं था मंगल पे, पर दिमाग मेरा कहाँ था, एकादशवें के शुक्र पे भी था। क्योंकि वस्तुतः जब मैंने ये बात कही कि भाग्य भंग योग मंगल लगाए हैं, पर भाग्य का कारक भाग्येश को देख रहा है, पंचम का कारक पंचमेश को देख रहा है, धन का कारक धनेश को देख रहा है, तो मंगल की दशा में या सूर्य की दशा में या राहु केतु की दशाओं में व्यक्ति के भाग्य की चिंताएं होंगी, धन की चिंताएं होंगी, काम बिगड़ेगा, भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, पर वस्तुतः पूरा होगा। वो क्यों होगा, दो कारणों से। क्योंकि गुरु की दृष्टि है और शुक्र एकादशवें में बैठे हैं। गुरु और चंद्रमा का संबंध बहुत अच्छा बैठा है, इसे खराब नहीं कहते, बहुत अच्छा कहा जाता है। चंद्रमा से गुरु का संबंध बहुत बढ़िया, चंद्रमा से शनि का संबंध बहुत अच्छा है, चंद्रमा से बुध का संबंध बहुत अच्छा है, चंद्रमा से मंगल का संबंध बहुत अच्छा है जी, और चंद्रमा से सूर्य का संबंध ठीक नहीं है। चंद्रमा से चौथे घर में सूर्य, 10वें घर में सूर्य व्यक्ति को सफोकेट करते हैं, कई बार उन्हें परेशान करते हैं, उसके प्रभावों को परेशान करते हैं, उसके आत्मविश्वास को नीचे ला देते हैं, और व्यक्ति को कई बार उसको उसके सिंहासन से हटा दिया जाता है, कई बार उसको उसके पद से हटना पड़ता है। तो चंद्रमा सूर्य का अंतर प्रत्यंतर दशा महादशा में इस तरीके का काम देखने को मिलेगा। नवांश कुंडली में लग्न में शनि 6 नंबर का नवांश बना है, जो यहाँ के सप्तमेश हैं, यहाँ के लग्नेश हो गए। ये एक बेहतर नवांश कहा जाएगा। इससे बढ़िया नवांश कुछ नहीं होता है कि आपकी कुंडली का सप्तमेश ही यहाँ का लग्नेश हो जाए। सामान्यतया इस कुंडली का दाम्पत्य 100% अच्छा होगा। 12 में राहु है, कुंडली मिलाना होगा। सूर्य हैं, संतान की दिक्कत नहीं होने देंगे। पंचमेश हैं गुरु, और जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं कहाँ, छठे भाव में, तो शुक्र के साथ बैठे हैं। व्यक्ति अपने दाम्पत्य का संपूर्ण सुख भोगता है। पत्नी के साथ संबंध खराब नहीं होते, उनकी पत्नी कभी दुश्मन नहीं बनती है। और शनि का प्रभाव जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे है, फिर भी मैं उसे खराब नहीं कहूँगा। प्रेम विवाह के भी योग बने हुए हैं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आचार विचार व्यवहार कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है। संतति वगैरह भाग्यशाली होगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। दशमांशा कुंडली के लग्न में सूर्य और बुध, दशम स्थान में गुरु और शुक्र, सप्तम स्थान में मंगल नीच के, जिनका नीच भंग गुरु ने किया है। इस वजह से दाम्पत्य के बाद कारोबार का क्षेत्र भी कुंडली में कमजोर नहीं है। आपको थोड़ी मेहनत मंगल को लेकर के करनी चाहिए। इस कुंडली में मंगल ही एकमात्र ग्रह हैं जो कमजोर बैठे हैं। गुरु की दृष्टि अगर नहीं होती तो और भी वो खराब हो जाते, पर उनकी दृष्टियां जहां जहां भी पड़ी हैं, पराक्रम भाव के लिए भी सूर्य और मंगल की दृष्टि, छोटे भाई बहनों से मतभेद, कई बार उनके कारण व्यक्ति को विकलता देखने को मिलती है। हालांकि वो एक सामान्य बात है, पर शुक्र राहु, बुध शनि, गुरु चंद्र, गुरु मंगल, इस सब का प्रभाव मैंने बताया है। दशमांशा कुंडली में जो स्थिति बनी है, वहां शुक्र और शनि का संबंध एक दूसरे से नवम पंचम का है, दोनों अच्छे बैठे हैं। तो काम में थोड़ी बहुत आरंभ में रुकावट होगी, बाद में चल करके चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इस कुंडली में कुछ भी अगर काम करना हो तो सूर्य की दशा में आपको चीज़ें प्राप्त होंगी, नौकरी वगैरह प्राप्त होंगी, प्रमोशन वगैरह प्राप्त हो सकता है। बुध की दशा में, शनि की दशा में, गुरु की दशा में, विवाह वगैरह के लिए बुध की दशा, शनि की दशा, मंगल की दशा के साथ सूर्य की दशा, चंद्र की दशा, विवाह के लिए, संतान के लिए, घर गाड़ी बंगला भवन भूमि आदि के लिए बुध की दशा, उसके बाद मंगल की दशा, शुक्र की दशा, शनि की दशा, चंद्र की दशा, इन सभी चीज़ों में बहुत काम करेंगी। इसके साथ आपकी कुंडली में आर्द्रा, ज्येष्ठा, आश्लेषा, धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य और मघा, ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे।
धन कमाने के लिए इस कुंडली में, और आपके हिसाब से जो भवन हो, आप पश्चिम दिशा के भवन के जिसका मुख पश्चिम की तरफ हो, उस मकान में भी अपना प्रवेश द्वार बना सकते हैं, ले सकते हैं, रह सकते हैं। धन कमाने के लिए आपको पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए। इस कुंडली के लिए शुभ अंक जो रहेगा वो रहेगा 3। इस कुंडली के लिए राशि बनी है कुंभ की, आपको राशिफल कुंभ राशि से देखना चाहिए। आपकी राशि पे चल रही है 7.5, बजरंगबली की पूजा, हनुमान जी के मंदिर का दर्शन, घी का दान अमावस्या को, चतुर्दशी को, द्वादशी को, पूर्णिमा को घी का दान करना चाहिए। तिल का दान करना चाहिए। ये आपके जन्म के नक्षत्र का प्रभाव बता रहा हूं। तिल का दान करिए और घी का दान करिए। मिट्टी के पात्र में चीनी, सरसों, पीला सरसों, काला सरसों, काला तिल और घी, इन सभी चीजों का दान आए दिन लगातार इसको करते रहिए। दानम दुर्गति नाशनम। दशाओं के क्रम में अगर बात कर दूं तो आपकी कुंडली में मंगल, शनि, चंद्रमा और शुक्र, इनकी दशाएं मानसिक शांति देने वाली होंगी। धन थोड़ा कम भले आएगा पर आपका मन तृप्त और शांत रहेगा। पर वस्तुतः गुरु और सूर्य की दशा बहुत अच्छा धन देने वाली होंगी। बुध, राहु और केतु की दशाएं में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। माता और पिता में से अगर बात कर दूं तो पिता का कारोबार बहुत अच्छा है और नौकरी वगैरह उनकी अच्छी चलेगी। माता के साथ संबंध खराब ना हो इसका ध्यान रखना होगा। उनके स्वास्थ्य पे चिंता ना हो इसका ध्यान रखना होगा। संतति का सुख आपको भी बहुत अच्छा है, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। विद्या अध्ययन में आपको विद्या जिस क्षेत्र में पढ़ रहे हैं उस क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी और आप बुद्धिमान और ज्ञानी भी हैं। अष्टक वर्ग के आधार पे जो सूत्र मैं आपको बता दूं उसको हमेशा याद रखिएगा। अपने आप पे और काम करना है। मैंने शूद्र वाली जो बात बताई थी और मनुष्य वाली, उस पे ईर्ष्याद्वेष वाली। उसके बाद आपके पास धन सदैव रहेगा, किसी के पास पसारने नहीं जाना पड़ेगा हाथ। मेहनत आप कर रहे हैं, इसको मेंटेन करिए। आप अपने जन्म स्थान पे रह करके भी धन कमा सकते हैं। विदेश जाना हो तो भी जा सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप अपने घर पे रहें। एजुकेशन पे और भी काम करने की आवश्यकता है। नौकरी ज़्यादा बढ़िया है, व्यापार दूसरे नंबर पे, प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं। इस कुंडली में रिसर्च बहुत अच्छा है। समस्याओं को समझने और उससे निजात और पार पाने का बल आपके पास सदैव रहेगा। आपका अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। इसके साथ आपको बजरंगबली की पूजा खूब करनी है और इस कुंडली में कुंडली प्राप्त भी बहुत अच्छा करेगी। करियर बहुत उज्जवल है इस कुंडली का, मैं इतना बात कह देता हूं। इष्ट मित्र, इष्ट देव की पूजा करने के लिए बता दूं तो सर्वाधिक अंशों के साथ आपकी कुंडली में जो आत्मकारक ग्रह बन रहा है वो बन रहा है मंगल। नवांश कुंडली के आधार पे आपको देवी मैया की पूजा, श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी सूक्त का पाठ, गंगा स्तुति, उसके बाद सप्तश्लोकी दुर्गा, उसके बाद देवी मैया के मंदिर का दर्शन, उसके बाद लाल पुष्प की माला देवी मैया को, लाल चुंदरी, ये सब करते रहिए और पक्की बात है कि आपको किसी ज्योतिषी की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ दिन चंद्रमा का सोमवार और गुरु का गुरुवार, रंग गेरुआ, दिशा धन कमाने के लिए पश्चिम बहुत अच्छा है। वैसे आपकी कुंडली में विवाह अगर करना हो, नहीं हुआ है तो भी अगर बात कर दूं तो मकर राशि, कुंभ राशि और कन्या राशि के जातिकाओं से विवाह ठीक रहेगा। वैसे दाम्पत्य में सामान्यतया दाम्पत्य ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं, टूटने वूटने का योग नहीं है। यहाँ पे मंगल जो अष्टम में बैठे हैं, इसका दुष्परिणाम मैं आपको बता दूं। नदी में, पहाड़ में, जंगल में, झरने में, समुद्र में कीट वाले जानवर, विष वाले जानवर, चाकू, छुरी, कैंची, बम, गोला, इन सभी चीजों से सावधान रहना चाहिए। अपने घर की महिलाएं जैसे माताजी हो जाएं, बहन हो जाएं, स्त्री पत्नी हो जाएं, इन लोगों की सुरक्षा का विशेष इंतजाम करें। आपके घर पे चोरी ना हो, किसी पड़ोस के व्यक्ति की आपके घर की महिलाओं पे कुदृष्टि ना हो, इसको चेक करिए और इनको लेकर के सतर्क रहिए। इसके साथ घर में से कोई सामान गुम ना हो, कोई आपके घर पे आ रहा है तो उस पर विशेष निगरानी रखिए। ये सब आवश्यक होता है। अष्टम भाव के मंगल कभी भी किसी भी कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, ये बात सर्वत्र याद रखिए। अष्टम भाव के मंगल उच्च के भी बैठेंगे ना, अपना दोष देते ही हैं, ये ठीक नहीं होते। अष्टम भाव के शनि हैं, लंबी आयु देंगे पर रोग देंगे, पर वो एक सामान्य बात है। पर अष्टम के मंगल को आज तक मैंने बहुत अच्छे परिणाम करते नहीं देखे। इस वजह से अब कुछ और भी बातें बता दूं। जिस राशि में लग्नेश बैठे हैं उस राशि के अधिपति के साथ उनकी जो है वो परिवर्तन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। जिस राशि में मंगल देव बैठे हैं इस राशि के अधिपति को देख रहे हैं और परिवर्तन योग यहां भी बन रहा है। मतलब मंगल ने शुक्र को देखा, मतलब संबंध है।
जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं उस राशि का अधिपति शनि इन्हें देख रहा है, ये बहुत अच्छी बात होगी। जिस राशि में राहु बैठे इस राशि का अधिपति कुंडली के केंद्र में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। जिस राशि में सूर्य देव बैठे हैं इस राशि का अधिपति अष्टम में बैठा है, मतलब सूर्य को और मंगल को हमें सावधान करना है, ऊर्जा अपने अंदर बना करके रखनी है। तब तक के लिए इतना याद रखिए, दान पुण्य मंत्र होम जप और भी कुछ बताया मैंने, तिल वगैरह का दान जैसे बताया है, दान करते रहिए, खूब दान करिए। जो आपने दिया है ना दान स्वरूप वही वस्तुतः आपका है, ये बात पक्की याद रखिए। तो मैंने जो शुरू में कहा है, तिल का दान, घृत का दान, पुष्प का दान, फलों का दान, अनाज का दान, सरसों का दान, पीली सरसों का दान, जो सामान्य सरसों काला वाला होता है उसका दान, काले तिल का दान, घृत का दान, ये सब करते रहिए। क्लियर है? और देवी मैया के बारे में मैंने जितनी बातें बताई हैं वो करिए। देवी मैया के मंदिर का दर्शन, चुंदरी अर्पित करना है, लाल पुष्प की माला अर्पित करनी है, इतनी सारी चीज़ें इष्ट के आधार पे मैंने देवी मैया को बताया है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।